हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू करण अर्जुन बैच। तो बच्चों, हम लोगों ने हमारा सीरीज स्टार्ट किया था अकाउंटेंसी का, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 का लगभग हम लोग 5 यूनिट कर चुके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 6 एंड यूनिट नंबर 7, और जिसके हिसाब से आज हमारा ये पूरा का पूरा जो चैप्टर नंबर 1 है ये हो जाएगा खत्म। देखा जाए तो अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बट प्रैक्टिकल करने के पहले कुछ थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज हम लोगों को रहना जरूरी है, जो हम लोगों ने कवर किया पूरा चैप्टर 1 में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं यूनिट नंबर 6 और उसके बाद यूनिट नंबर 7। अब देखिए, यूनिट नंबर 6 यहां पे लिखा है अकाउंटिंग मेजरमेंट, डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एस्टिमेट। देखा जाए तो 4 चीजें: मेजरमेंट, डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट। अब ये चीजें होता क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब देखिए मेजरमेंट में यहां पे लिखा है सबसे पहला आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव एंड इवेंट, सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ स्केल, इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजर स्टैंडर्ड एंड स्केल। वैल्यूएशन में ठीक है हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेशन एंड प्रेजेंट वैल्यू। अब इसमें ना बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वैल्यूएशन में यहाँ पे 4 नई चीजें आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहला वैल्यूएशन में हम लोग पढ़ते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल कॉस्ट, सेकंड टॉपिक है यहाँ पे करंट कॉस्ट। ठीक है, अब हिस्टोरिकल कॉस्ट या करंट कॉस्ट होता क्या? देखो, हिस्टोरिकल कॉस्ट में लिखा है इट मींस अ एक्विजिशन प्राइस। एक्विजिशन का मतलब समझना परचेसिंग प्राइस। आप लिख के रख सकते हो परचेस प्राइस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन है जिसने मशीन परचेज किया 7 लाख रुपए का, और मशीन के बाद उसने खर्चा किया 1 लाख रुपए का। तो यहाँ पे मशीन का टोटल वैल्यू कितना हो गया? 8 लाख रुपीज। इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। और एक एग्जाम्पल, मान लो कि आप लोगों ने कोई टीवी खरीदा, टीवी का जो वैल्यू था वो था लगभग 1 लाख रुपीज। ओके, अब टीवी को आप लोगों को लाने के लिए आप लोगों को ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो मान लो 10,000 रुपए हो गया। चलो ठीक है, टीवी को आप लोगों को लोडिंग अनलोडिंग के लिए लेबर लगेंगे, लेबर ने 500 करके 1,000 रुपए ले लिया बराबर। उसके बाद टीवी को आपको करना पड़ा इंस्टॉल, तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको चार्जेस देने पड़े मान लो 4,000 बराबर। अब सुनो यहाँ पे अच्छे से, टीवी का एक्चुअल में प्राइस कितना है? 1 लाख रुपीज। बट ये जो खर्चे हुए ये नेसेसरी खर्चे, तो ये टोटल खर्चा कितना हुआ? ये हुआ टोटल 15,000। तो यहाँ पे जो टीवी का वैल्यू है ना वो हो जाएगा 1,15,000, और इसी को यहाँ पे बोला जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, या इसी को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये ध्यान में रखना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेज प्राइस बराबर। ये समझा आप लोगों को? तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फिक्स एसेट खरीदा और उसके साथ जो नेसेसरी खर्चे वो उसके कॉस्ट में कर दो ऐड, तो निकलेगा हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये ध्यान में रखना, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है नेसेसरी आइटम, अननेसेसरी नहीं बराबर। अननेसेसरी मतलब क्या हुआ? मान लो पैकिंग के लिए रैपिंग पेपर यूज किया बराबर, फोम यूज किया बराबर, अननेसेसरी चीजें यूज किया, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट का आइटम नहीं बनेगा। ये ध्यान में रखना बराबर। सिर्फ नेसेसरी खर्चे आएंगे यहाँ पे। जैसा इस पे एग्जांपल दिया था, 7 लाख की मशीन थी, 1 लाख रुपए यहाँ पे स्पेंड किया इंस्टॉलेशन पे, तो मशीन का जो वैल्यू है वो यहाँ पे हुआ 8 लाख, जिसे को यहाँ पे बोला जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। समझा बराबर? फिर यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल लिखा है कि जैसे मान लो कि 5 लाख रुपए का आपने लोन लिया और मशीन परचेज करने के लिए, और 10% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे, तो यहाँ पे 5 लाख रुपए मशीन का वैल्यू, और आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो मान लो 10% के हिसाब से 50,000, तो यहाँ पे मशीन का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 5,50,000 ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्विजिशन कॉस्ट। ये ध्यान में रखना, या हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे, जिसका नाम है यहाँ पे करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट, करंट कॉस्ट को ना बच्चों मैं 2 तरीके से समझाता हूं आप लोगों को बराबर। एक ऐसी चीज है जहां पे डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन, और एक ऐसी चीज जहां पे होगा एप्रिसिएशन। अब उम्मीद करता हूं कि आपको डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन का मतलब पता, नहीं पता तो सुन लीजिए। डेप्रिसिएशन मतलब क्या? रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। कोई भी ऐसी एसेट जिसका वैल्यू कम हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। दूसरा
कोई ऐसा एसेट जिसको खरीदने के बाद उसका वैल्यू कम नहीं हो रहा, उसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा, लाइक द बेस्ट एग्जांपल इज लैंड, इसको हम लोग बोलते हैं सॉरी एप्रिसिएशन, बराबर। अब समझो, यहां पे आपने एक मशीन परचेज किया था 5 लाख का, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा 50,000 रुपए, तो उसका आज का जो प्राइस है वो हो गया 4,50,000, बराबर। दूसरा, आप लोगों ने कोई लैंड परचेज किया, मान लो 5 लाख रुपीस का, और लैंड के ऊपर, लैंड का वैल्यू हर साल इंक्रीज होता, मान के चलो कि इसका वैल्यू 50,000 से इंक्रीज हुआ, तो अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5,50,000। अब देखो, एक में वैल्यू हो रहा है कम, एक में वैल्यू हो रहा है इंक्रीज, ठीक है। तो इसका जो करंट प्राइस है, बराबर, करंट प्राइस का मतलब क्या हुआ कि डेप्रिसिएशन होने के बाद या एप्रिसिएशन होने के बाद उसका आज का वैल्यू कितना है, बराबर। इसी को यहां पे बोला जाता है करंट कॉस्ट या करंट वैल्यू। यहां पे देखो, यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है कि मशीन परचेज किया था 2011 में 7 लाख रुपए का, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट। और फिर क्या हुआ कि 2022 में वही सेम मशीन का प्राइस हुआ है 25 लाख रुपए, तो ये जो है 7 लाख, इसको हम लोग बोलेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट। आपने परचेज किया था हिस्टोरिकल कॉस्ट और उसका वैल्यू इंक्रीज हो गया, अभी हो गया 25 लाख, तो इसको यहां पे बोला जाएगा करंट कॉस्ट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट कॉस्ट में फर्क समझा हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू आसान है। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है सिंपल, नथिंग बट अ सेल प्राइस। क्या मतलब होता है? सेल प्राइस, कि कितने में आप लोगों ने सेल किया उसको। आप लोगों ने जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, ठीक है, या मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। आप लोगों ने 5 लाख रुपए का कोई मशीन परचेज किया 10 साल पहले 2014 में, और 2024 में आप उसको बेच रहे हैं मान लो 3 लाख रुपए में। या आप लोगों ने बाय किया इसको, बराबर, ये आप कर रहे हैं इसको सेल। बाय किया तो ये हो गया आप लोगों का हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है, और सेल किया तो इसी को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे रियलाइजेबल वैल्यू, बराबर। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है यहाँ पे सेल वैल्यू, कि आप कितने में उसको बेच रहे हो, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस से कोई लेने देना नहीं है यहाँ पे, सिंपल सेल कितने में कर रहे हो, ज्यादा में कर रहे हो या कम में कर रहे हो, तो जितना भी वैल्यू रहेगा सेल का उसी को यहाँ पे बोला जाता है रियलाइजेबल वैल्यू। यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, द सेलिंग प्राइस या सेलिंग ऑफ एसिड्स, इसको हम लोग बोलेंगे हिस्टोरिकल सॉरी रियलाइजेबल वैल्यू। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है यहाँ पे बच्चों प्रेजेंट वैल्यू, बराबर। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है आज का वैल्यू, आज का प्राइस। आप बोलेंगे सर आज का वैल्यू, आज का प्राइस का मतलब क्या हुआ? देखो एक एग्जांपल के तौर पर समझाता। 2024, 2025, 2026, मान लो कि आप लोगों ने बैंक में किया एफडी 1 लाख रुपए का, और जिसके ऊपर आपको मिलने वाला है 7% इंटरेस्ट, तो अगले साल इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1,07,000, ठीक है। अब मान के चलो कि अगले साल इसके ऊपर 7%, या मान लो एक अमाउंट ही लेके चलता मैं फिर से, 7,000 रुपये इंटरेस्ट का ऐड हुआ इसके ऊपर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका सिंपल 1,14,000। इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1,14,000, ओके, 1,14,000, बराबर। अब देखो आप लोगों ने इन्वेस्ट कब किया? 2024 में। 2025 में इसका वैल्यू जो है 1,07,000, इसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू, इसको भी हम लोग बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू, बराबर। तो ये जो प्राइस है आज का, इसको यहाँ पे बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू, बराबर। प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि फ्यूचर में जो इनफ्लो होने वाला है उसका आज का प्राइस क्या। अभी भी नहीं समझा? एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, वैसे यहाँ पे तो फॉर्मूला दिया है, ठीक है, कि हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते कैसे। देखो, P प्रेजेंट वैल्यू, A अमाउंट जो मिलने वाला है, P प्रिंसिपल, I इंटरेस्ट एंड T टाइम। अब यहाँ पे समझो कि प्रेजेंट वैल्यू है 1 लाख रुपीज, सॉरी यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, या आप लोगों को इनफ्लो मिल रहा है। देखो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा एक, ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आप लोगों को बोला कि आपको हर साल ना, हर साल के एंड में यहाँ पे आप लोगों को कहीं ना कहीं
1,00,000 रुपए मिलने वाला है। आप लोगों ने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया होगा जिसके ऊपर आपको 1,00,000 रुपीज यहाँ पे मिलेगा। तो 2023 में आपको 1,00,000 मिलेगा, 24 में 1,00,000, 25 में 1,00,000, 26 में, हर साल 1,00,000 रुपीज मिलेगा। तो जो फ्यूचर में 1,00,000 रुपीज मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? इसी के लिए हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आप फॉर्मूले को यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है आप लोगों का, ठीक है, P इक्वल टू ए डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर n। अब सुनो इसको सॉल्व कैसे किया। P ए अमाउंट अपने को मिलने कितने वाला है, अमाउंट 1,00,000 रुपीज, ओके, ठीक है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है 20%, मतलब जिसको मैं लिख लेता हूँ 0.20 रेज टू द पावर 1। तो ये आ जाएगा आपका 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1.21। अगर इसको आप लोगों ने किया तो इसका जो वैल्यू है वो आएगा आपका 83,333। इसका मतलब क्या कि अगले साल, जैसे ये चल रहा है 2000 पकड़ लो 22, 2023, 2024, तो हम लोगों को जो 1,00,000 रुपए फ्यूचर में मिलने वाला है, 2023 में 1,00,000 मिलने वाला है और 2024 में 1,00,000 मिलने वाला है। तो ये जो 2023 में जो 1,00,000 रुपए मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू कितना है 83,333। किससे लाया हम लोगों ने, फॉर्मूले से। अभी एक साल का निकालना था इसलिए यहाँ पे किया 1 बराबर। अब मान लो दूसरे साल का निकालना है तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे 1 ना लिख के यहाँ पे आप लोग कर दोगे 2 बराबर। तो इसका सेकंड ईयर का यहाँ पे वैल्यू दिया है, ठीक है। सेकंड ईयर में जो 1,00,000 मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू यहाँ पे हो गया 69,444 बराबर। इसी को यहाँ पे बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब फ्यूचर में जो इनफ्लो होने वाला है उसका आज का वैल्यू कितना, कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें, बाकी तो थ्योरेटिकल है, ये नहीं भी इतना पढ़ा तो भी चल जाता, ठीक है। चलो ये था हमारा यूनिट नंबर 6 बराबर। चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही, समय ज्यादा हो गया। हम लोग नेक्स्ट इसमें कवर करते हैं यूनिट नंबर 7 जो आपका रहेगा लास्ट टॉपिक। मैंने बोला था कि इसी वीडियो में कवर करूंगा और हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही।